हेलो स्टूडेंट, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में दल तथा दलीय व्यवस्था के बारे में हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, ये एक नए सिलेबस के हिसाब से बनाया गया चैप्टर है। तो इसमें कुछ नए नए टॉपिक्स भी हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उन टॉपिक्स को इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे और आशा है आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ जाए। अगर आपके पास किताब है एनसीईआरटी की, तो उसमें आपका ये जो चैप्टर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये आपको चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो जो आपके पास सपोर्टिंग मटेरियल मिला हुआ है स्कूल से, उसमें केवल ये चैप्टर्स है। ठीक है, और इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स भी हैं। तो इस वीडियो में मैं ये लेकर के आया हूँ कि जो नए टॉपिक्स हैं वो आपको इसमें यहीं पे मिल सकते हैं, आपको बुक में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको जो चैप्टर है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है भारत में दल तथा दलीय व्यवस्था। देखिए, भारत में दल का मतलब है, दल का मतलब आप नॉर्मल ये समझेंगे कि भारत में जो पार्टीज होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आम आदमी पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं, तो ये दो आपका भारत में दल। ठीक है, और यहां पर आपका है भारत में दलीय व्यवस्था। दलीय व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए तीन तरीके की दलीय व्यवस्था होती है, जिसमें से पहली जो आपकी होती है, एक होती है आपकी वन पार्टी सिस्टम, जिसको एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जो दूसरी होती है आपकी, उसको कहा जाता है टू पार्टी सिस्टम, जिसको दो दलीय व्यवस्था कहा जाता है। और जो तीसरी होती है उसको हम बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है दलों के बारे में और ये जो दलीय व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर को एनसीईआरटी की बुक में, जो आपकी सेकंड बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत का जो संविधान है आपका भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था और संविधान के माध्यम से ही भारत में एक सरकार का गठन करना था। तो सरकार का गठन करने के लिए एक आयोग को बनाया गया जिसका नाम है चुनाव आयोग। ठीक है, इस चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो जनवरी 1950 में करी गई थी, जिसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि भारत का संविधान कब लागू हुआ और चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है और जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, तो चुनाव आयोग जनवरी 1950 में लागू हुआ और इसके जो पहले अध्यक्ष थे आपके वो सुकुमार सेन थे। देखिए, तो भारत में आपको सरकार का गठन करना है। सरकार का गठन आपको जो करना है वो कौन से तरीके से करना है भाई, आपको लोकतांत्रिक या फिर लोकतंत्र के हिसाब से करना है। अब लोकतंत्र के लिए सबसे जो जरूरी होता है वो क्या होता है, चुनाव होता है। तो भारत में चुनाव कराना जो था वो बड़ा मुश्किल काम था, इसके लिए ही चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब चुनाव आयोग का काम था कि भारत में चुनाव कराए और इस चुनाव के माध्यम से भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो सके। तो चुनाव आयोग ने जो भारत में सबसे पहले जो चुनाव कराया था, जिसको हम कहते हैं प्रथम आम चुनाव भी कहा जाता है, उसको जनरल इलेक्शन भी कह सकते हैं, और इसको हम लोकसभा के भी इलेक्शन ही कहा जाता है। ये जो कराया था वो अक्टूबर 1951 टू फेब 1952, यानी कि 4 महीने का इसमें एक तरीके से समय लगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, तो इसमें 4 नहीं ज्यादा लगा। तो इस महीने में ये स्टार्ट हुआ और इस महीने में खत्म हुआ और तब जाकर के भारत में जो प्रथम आम चुनाव थे वो खत्म हो गए। ठीक है, लेकिन बात हम करेंगे जो प्रथम आम चुनाव कराया गया था, इसमें दिक्कतें कौन कौन सी आई थी। एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि जो भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था, तो चुनाव आयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। देखिए, भारत का सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा आकार, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। खुद ही सोचिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना ज्यादा है। मान लीजिए भारत का मैप मैंने बना दिया, मान लीजिए बस, और इस पूरे एरिया में आपको चुनाव कराने हैं, तो इसका काम किसका है, चुनाव आयोग का काम है। तो इतने बड़े क्षेत्र में चुनाव कराना चुनाव आयोग का सबसे बड़ा काम था, यानी कि सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी बड़ी चुनौती ये थी कि यहाँ की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को कैसे भाई हम संभालें, कैसे किस जनसंख्या को कहां पर भेजें। जैसे कि मान लीजिए अगर आप वोट देते होंगे या फिर आपके घर में वोट देते होंगे, तो आप अक्सर ये देखते होंगे कि आपकी माता या पिता का किसी स्कूल में सेंटर पड़ता है कि आप वहां पर जाकर के वोट दीजिए। तो सेम वही काम कह रहा हूं कि भारत में पहली बार कराना था और जनसंख्या के हिसाब से ही लोगों को भेजना था कि यहां पर जाइए। तो दूसरी बड़ी दिक्कत ये थी कि इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाले कैसे,
इतना बड़ा देश है, इसमें चुनाव कैसे कराएं। इसके अलावा दिक्कत ये थी कि जो भारत में साक्षरता थी वो बहुत कम थी। एक तरीके से मान लीजिए बहुत कम, एक तरीके से केवल और केवल उस समय की जनसंख्या के हिसाब से केवल 17 करोड़ ही मतदाता ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो इतनी सारी चुनौतियों का सामना करके चुनाव आयोग ने भारत में प्रथम आम चुनाव कराए थे। और इसके बाद भी भारत में कहा जाता है कि ये जो चुनाव है वो मील का पत्थर साबित हुआ था, मील का पत्थर साबित हुआ था एक तरीके से। मतलब ऐसा माना जा रहा था कि भारत में चुनाव नहीं होने जा रहा है, वो ड्रामा होने जा रहा है, क्योंकि भारत ने आज तक कभी चुनाव कराया नहीं था। लेकिन चुनाव आयोग ने ये करके दिखा दिया कि हम भी चुनाव करा सकते हैं। और भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो काफी सफल हुए, निष्पक्ष हुए, और जीतने वाली पार्टी को भी मतलब देखा गया तो अच्छे से जीती थी, हारने वाली पार्टियों को भी लगा कि हाँ हम अपनी गलती से हारे हैं। इस तरीके से उसमें निष्पक्षता देखी गई थी एक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में प्रथम चुनाव हुए थे। ठीक है, और प्रथम आम चुनाव जो आपके हुए थे उसमें एक ही पार्टी थी जिसको बहुमत मिला, और वो थी आपकी कांग्रेस पार्टी, जिसको जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसा कि आप लोगों ने तक पढ़ा कि जो आपका प्रथम या फिर जो पहला आम चुनाव था, पहला आम चुनाव ये हो गया। ठीक है, पहला आम चुनाव आपका 1952 के समय में हुआ था। ठीक इसके 5 साल बाद 1957 में दूसरा, ठीक इसका अगला जो हुआ आपका 1962 में। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव और तृतीय आम चुनाव में केवल और केवल एक ही पार्टी को बहुमत मिला था, और वो पार्टी थी आपके कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, यानी कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल गया। ठीक है, अब इसी का कारण पूछ लेता है कि आखिर कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका है वो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आना आना होता है इस पे लेकर के, चुनाव को लेकर के, क्योंकि प्रथम 3 आम चुनाव में एक ही पार्टी बार बार जीत रही थी, कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस। ठीक है, 67 में भी कांग्रेस ही जीती थी, लेकिन उस दमखम से नहीं जीती थी। इसीलिए जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 52, 57 और 62 को लेकर पूछा जाता है कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। तो देखिए उसका हम कारण समझते हैं। देखिए कांग्रेस का जो मेन कारण है वो ये कि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, कितनी है? बहुत पुरानी पार्टी है ये। एक तरीके से मान लीजिए ये दिसंबर 1885 में पार्टी का गठन हुआ था। तो ये हमारे स्वतंत्रता से, यानी कि भारत की जो भारत स्वतंत्र हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, उससे पहले 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब आजाद हुआ था भारत, उससे पहले की पार्टी है, यानी कि 1885 की पार्टी। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो लोगों के बीच में इसका जुड़ाव सबसे ज्यादा देखा गया था, ये इसका एक कारण है प्रभुत्व का। दूसरा जो कारण है आपका, ये सुसंगठित पार्टी थी, सुसंगठित पार्टी थी, जिसकी वजह से भी इसको तीनों आम चुनाव में बहुमत हासिल हुआ। तीसरा जो आपका कारण है वो हो जाएंगे इसके प्रभावशाली नेता। प्रभावशाली नेता कह लीजिए या फिर लोकप्रिय नेता भी आप कह सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी लोकप्रिय नेता हुआ करते थे और वो कांग्रेस पार्टी के थे। तो इसका भी किसको फायदा होगा? कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। और इसीलिए प्रथम 3 आम चुनाव में प्रभावशाली नेताओं के जरिए कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। चौथा कारण अगर आप देखेंगे तो जितने भी आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारी व्यक्ति मान लीजिए, या फिर जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई थी, वो सभी जो नेता हुआ करते थे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस पार्टी को बहुत फायदा हुआ। खुद ही सोचिए, भारत को कोई नेता आजाद कराएगा और वो जिस पार्टी में लोग उसी को वोट देंगे एक तरीके से। तो एक ये कारण है। अगला जो कारण है आपका, ये होगा आपका विचारधारा का कारण। विचारधारा का मतलब आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी आज के समय में या फिर उस समय में एक ऐसी पार्टी हुआ करती थी जिसमें हर एक विचारधारा के लोग हुआ करते थे, यानी कि अमीर, गरीब, मुस्लिम, हिंदू, हर एक तरीके के लोग। ठीक है, और एक कारण अगर आप देखेंगे तो ये है इसका, वो है इसका नेटवर्क। नेटवर्क में क्या था कि ये जो पार्टी थी वो लोगों के गांव-गांव जाकर के उनसे जुड़ी हुई थी, हर एक लोग से जुड़ी हुई थी। और ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से कांग्रेस का जो प्रभुत्व है वो पहले 3 आम चुनाव में देखने को मिला था।
लेकिन 67 में नहीं मिला। 67 का जो कारण जाता है आपका वो ये भी था कि उस समय जो देश की जो स्थिति थी वो ठीक नहीं हुआ करती थी, ठीक है, और उस समय पंडित जवाहर भी नहीं रहे थे, इसीलिए इस क्वेश्चन में इस टाइम को नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो केवल आप इन पॉइंट्स को डिफाइन कर दीजिए। हालांकि ये जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस बनते हैं वो 4 नंबर में बनेंगे, ठीक है, जिसमें आपको 4 पॉइंट बताने पड़ेंगे। बहुत पुरानी पार्टी, सुसंगठित पार्टी, प्रभावशाली नेता और आंदोलनकारी, मान लीजिए, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले तमाम जो नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे। एक और इसका मेन कारण आप ये भी लिख सकते हैं कि इस पार्टी में महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी का जो नाम है भारतीय इतिहास में बहुत जाना माना है नाम, अब ये समझ लीजिए। तो उस हिसाब सोचिए कि कांग्रेस पार्टी में महात्मा गांधी भी थे, और इन सभी कारणों की वजह से क्या हुआ कि जो कांग्रेस है उसका जो प्रभाव था वो सबसे ज्यादा था, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम 3 आम चुनाव आपने देख लिए कि प्रथम 3 आम चुनाव पे कांग्रेस पार्टी को प्रभाव या फिर उनको बहुत ज्यादा बहुमत मिला था, ठीक है। अब उसके हम बात की राजनीति की बारे में हम बात करें, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी। देखिए 1952 में आपका प्रथम आम चुनाव, 57 में द्वितीय और 62 में तृतीय, इन तीनों में एक ही पार्टी को बहुमत मिला था, वो थी आपकी कांग्रेस। लेकिन अगला जो समय था आपका 1967 का था, और उस समय चौथा आम चुनाव होना था। तो उससे ठीक पहले 1964 के समय में ही जो नेहरू जी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और कांग्रेस के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। तो उसी पर ये वीडियो है कि नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी। तो अगर हम मेजर चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे मेजर जो आपका था वो था राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। यानी कि मान लीजिए भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे कौन, पंडित जवाहर, लेकिन इनकी मृत्यु 1964 के समय में हो गई। तो कांग्रेस पार्टी के समय समक्ष चुनौती ये आ गई कि आखिर अब राजनीतिक उत्तराधिकार किसको बनाया जाए, ठीक है। तो उस समय जो था पंडित जवाहर के बाद 2 नाम प्रस्तावित हुए थे, या फिर 2 नाम आगे आए थे जिनको प्रधानमंत्री बनाना था। पहले जो थे आपके मोरारजी देसाई थे, और जो दूसरे थे वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो इन 2 नामों पर चर्चा हो रही थी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। मोरारजी का कहना था कि मेरे को ही बनाना चाहिए, अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ठीक है। तो पंडित जवाहर के बाद 1964 से लेकर के 66 तक जो कार्यकाल था, उस समय लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन 1966 के समय में ही लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के लिए ताशकंद में थे, और उसी समय इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो भारत जो है अपना दूसरा पीएम भी खो देता है, पहले पंडित जवाहर को, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को। तो इस तरीके से समझिए कि राजनीतिक उत्तराधिकार की कितनी बड़ी चुनौती है। इसके बाद भी बात होती है कि जब लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु हो गई तो अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो जो आपको पिछला नाम मैंने बताया था मोरारजी देसाई, अब इनको लगा कि अब तो यही बनेंगे, लेकिन ऐसा फिर नहीं होता है। और अगला जो प्रधानमंत्री है उस समय मोरारजी फिर से आ गए लाइन में, और एक और नाम आ जाता है, और वो नाम होता है आपका इंदिरा गांधी का, ठीक है। और इन 2 नामों में से भी चयन करना था कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, और मोरारजी इस बार मान नहीं रहे थे, क्योंकि पिछली बार भी उनको रोका गया था और इस बार फिर मौका मिला है, तो ये क्यों मानेंगे, नॉर्मल सी बात है ये। लेकिन फिर से पार्टी के लोगों ने डिसाइड किया। उस समय जो था गुप्त मतदान हुए, क्या हुए, गुप्त मतदान हुए पार्टी के बीच में ही, और इंदिरा गांधी को खूब सपोर्ट मिला इस समय। और सपोर्ट मिलने का जो कारण था वो ये था कि इंदिरा गांधी उस समय पार्टी नेताओं के सामने अनुभवहीन थी, यानी कि पार्टी के नेताओं को ऐसा लग रहा था कि इंदिरा गांधी के पास उतना अनुभव नहीं है, तो अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं तो ये प्रधानमंत्री तो बन जाएंगी, और जो भी फैसले वगैरह लेने होंगे ये हमसे लेगी एक तरीके से। तो इस देख करके इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया गया, और फिर इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो आपको राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती समझ आ गई कि जो प्रथम जो आपके प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहर थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, और जो तीसरे रही थी आपकी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से कांग्रेस सामने चुनौतियां आई थी। तो ये थी आपकी पहली चुनौती। दूसरी चुनौती की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका चौथा आम चुनाव। चौथा आम चुनाव जो आपका होने वाला था 1967 में होना था।
1967 के समय में भारत की जो स्थिति हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, दयनीय थी। यानी कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था खराब थी, गरीबी थी बहुत ज्यादा, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी थी, भारत में मानसून की असफलता थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था, फसलों की जो पैदावार थी वो भी कम हो गई थी एक तरीके से, ठीक है। और इन सभी का जो प्रभाव देखा गया कांग्रेस पार्टी के ऊपर, वो ये देखा गया कि पहली बार कांग्रेस जो है 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी। 9 राज्यों में चुनाव हार गई। क्यों हार गई भाई? क्योंकि 67 के समय में दिक्कतें ही इतनी सारी थी, उस चीज को कांग्रेस पार्टी सही से टैकल नहीं कर पाई और इसकी वजह से कांग्रेस को पहली बार 9 राज्यों में चुनाव हारना पड़ा। और इस चीज को भारतीय इतिहास में राजनीतिक भूकंप की संज्ञा से जाना जाता है, ठीक है। तो 67 के आम चुनाव में ये सब दिक्कतें थी, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी और इन दिक्कतों की वजह से ही कांग्रेस पार्टी को 9 राज्यों में हारना पड़ा। इसके साथ ही चौथे आम चुनाव में एक दिक्कत ये भी थी कि इस बार भारत में पहली बार जो चुनाव लड़ा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसमें पंडित जवाहर नहीं थे। तो दो चुनौतियां आपने पढ़ ली, पहली पढ़ी आपने राजनीतिक उत्तराधिकार की और दूसरा पढ़ा आपने चौथा आम चुनाव की। चौथा आम चुनाव भी कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती भरा रहा, ठीक है। अब तीसरी चुनौती की बात करते हैं, वो है आपका कांग्रेस का विभाजन। तो देखिए, कांग्रेस का विभाजन भी उसी समय हुआ जब नेहरू जी की मृत्यु हुई एक तरीके से, ठीक है। इसके लिए 1969 में एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, राष्ट्रपति चुनाव, क्योंकि उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, इसलिए राष्ट्रपति का पद खाली था। तो इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव होने थे और उस समय 1969 में 2 नाम प्रस्तावित किए गए। एक का नाम था डॉक्टर वीवी गिरी और जो दूसरा नाम था वो था नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन का जो कारण जाता है आपका, वो राष्ट्रपति का चुनाव भी जाता है, इसका कारण समझेंगे हम। तो देखिए, जब राष्ट्रपति के चुनाव होने जाने थे तो 2 नेता खड़े होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। पहले जो थे आपके वो डॉक्टर वीवी गिरी थे और दूसरे जो थे आपके वो नीलम संजीव रेड्डी थे। इन दोनों में बात ये थी कि नीलम संजीव रेड्डी को जो सपोर्ट किया जा रहा था वो सिंडिकेट के जरिए किया जा रहा था। सिंडिकेट कौन है? सिंडिकेट वही नेता है जो मैंने आपको इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स बताए थे कि इंदिरा गांधी को कुछ नेताओं ने सपोर्ट किया था कि ये प्रधानमंत्री बनने के बाद हमसे पूछेगी या फिर हम जो इसको बोलेंगे वैसे ये फैसले लेंगी, ऐसा करके। तो उन्हीं नेताओं ने अब कांग्रेस पार्टी में नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट किया, किस चीज के लिए? राष्ट्रपति बनने के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ डॉक्टर वीवी गिरी जो थे, इनको एक तरीके से मान लेंगे कि इंदिरा गांधी का सपोर्ट था और इंदिरा गांधी एक तरीके से चाहती थी कि डॉक्टर वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाए। जब चुनाव हुआ, उस चुनाव में पाया गया कि डॉक्टर वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए हैं और यही तत्कालीन कारण बन जाता है कांग्रेस के विभाजन का। और इसी समय से कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ जाती है कि उसके नेता कुछ कह रहे हैं कि नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए, कुछ नेता कह रहे हैं डॉक्टर वीवी गिरी को बनाया जाए और डॉक्टर वीवी गिरी राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो इसमें जो फूट पड़ती है बहुत बड़ी पड़ जाती है एक तरीके से। और 1969 के बाद से ही कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और विभाजन जो आपका होता है उस समय, तो कांग्रेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक बनेगी कांग्रेस ओ, जिसको कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा, और एक बनी कांग्रेस आर, जिसको रिक्विजिनिस्ट कहा गया, ठीक है। ओ में कौन से नेता है? ओ में वही नेता है जो सिंडिकेट के नेता हुआ करते थे, जो नीलम संजीव रेड्डी का सपोर्ट करते थे और पहले इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया करते थे। और रिक्विजिनिस्ट में किसकी पार्टी है? इंदिरा गांधी जो है उसके सपोर्टर्स और इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से कांग्रेस का विभाजन भी हो गया, ठीक है। और यही तमाम या फिर मान लीजिए 3 चुनौतियां थी जो कांग्रेस के समक्ष आई थी नेहरू की मृत्यु के बाद, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके नोट्स पा सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।